सो हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिल। आज हम रिवाइज करेंगे आपका थर्ड चैप्टर दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। और ये काफी छोटा सा टॉपिक है, सो इसलिए हम इसे जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। बट इसमें से भी आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना है। ठीक है सर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक में से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो आपका जो कंपोजिट इनकम वाला पार्ट है उसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें टी कॉफी एंड रबर के लिए जो फिक्स परसेंटेज दिया है कंपोजिट इनकम को अपोर्शन करने के लिए, उस वाले पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर बाकी के अदर प्रोडक्ट्स के लिए जो आप कंपोजिट इनकम को अपोर्शन करते हैं बेस्ड ऑन एफएमवी, उस पार्ट से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर जो आपका पार्शियल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है जिसे एग्रीगेशन ऑफ इनकम भी कहा जाता है, उस वाले पार्ट से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो मेजरली आपको इन्हीं पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो जो आपका ज्यादा फोकस है वो इन्हीं टॉपिक्स पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स में जो कंसेप्ट नोट्स यूज किए हैं, अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो मैंने इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। वहां पे आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा। उस गूगल ड्राइव मैंने यहाँ पे अपने कंसेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ वहां पे शेयर किए हुए हैं। वहां पे जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको कंसेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एग्रीकल्चर इनकम का रिवीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1) है। तो जो डेफिनेशन है वो मैंने नीचे दिया हुआ है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेवी एंड कलेक्ट करने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। बिकॉज आपको ये मालूम होगा, हमने बेसिक में ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 रीड विद द 7 शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट दी गई है, जिसमें स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 में स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दिया हुआ है कि वो चाहे तो वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेवी एंड कलेक्ट करने के लिए लॉ बना सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेवी एंड कलेक्ट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। लेकिन हमें यह पता है कि एग्रीकल्चर इनकम फिलहाल तो हमारी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1), लेकिन कई बार एग्रीकल्चर इनकम पे इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट किया जाता है। सर वो कैसे, वो हम जब पार्शियल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है सर। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 14 है। और उसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर इनकम टैक्स, तो फिर उस एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड अगर आपने कोई खर्चे इनकर किए तो फिर उन खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। और उसी वजह से यहाँ पे ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). तो अगर एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड अगर आपने कोई खर्चे इनकर किए हैं तो फिर उन खर्चों का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसका ओवरऑल ट्रीटमेंट क्या रहेगा जब आप अपनी टोटल इनकम निकाल रहे हैं। तो अगर आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड अगर एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है, तो बिकॉज आपको पता है कि जब आप अपनी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम निकालते हैं तो वो पीएनएल के नेट प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब आप बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं तो उसमें से आपको एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट रिड्यूस करना होगा, और वो एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट आपको अदर सोर्स में डालना होगा। वो इनर कॉलम में अमाउंट लिखिए। उसके बाद उसमें से लीजिए एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(1), वो माइनस कर दीजिए, तो आउटर कॉलम में जो अमाउंट रहेगा वो आपका नील रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी हुई है। सर ये बताइए कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है। तो आपको यहाँ पे सेक्शन 2(1) में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये बोला है कि अगर आपने किसी को एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दिया और वो लैंड अगर इंडिया में है और सामने वाले पर्सन को वो एग्रीकल्चर लैंड आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करने के लिए दिया, तो फिर उस केस में आपको उससे जो रेंटल इनकम मिलेगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। इसके अलावा अगर आपको कुछ इनकम मिल रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद आपको ये दिया है कि अगर मान लो आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वहां पे कोई फार्म हाउस है, और वो फार्म हाउस अगर रूरल एरिया में सिचुएटेड है और किसी को आपने वो फार्म हाउस एज अ ड्वेलिंग हाउस या स्टोरेज यूनिट की तरह आपने रेंट पे दे दिया। सर ड्वेलिंग हाउस का मतलब क्या है, मतलब वहां पे मान लो किसी फार्मर्स या वर्कर्स वगैरह को रहने के लिए दे दिया, वर्कर्स वगैरह वहां पे सो रहे। या फिर मान लो किसी को अपने क्रॉप्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो ग्रो की या कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वगैरह है उनको स्टोर करने के लिए आपने उनको एज अ स्टोरेज यूनिट की तरह रेंट पे दे दिया, तो फिर उस केस में जो आपको रेंटल इनकम मिलेगी वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आपने वो फार्म हाउस किसी को प्योरली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे दिया या फिर किसी को बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए दे दिया, तो फिर उस केस में जो रेंटल इनकम मिलेगी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। सिर्फ अगर आपने वो एज अ ड्वेलिंग हाउस या स्टोरेज यूनिट की तरह यूज करने के लिए दिया तो ही आपकी रेंटल इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है सर। और इसके अलावा अगर आप नर्सरी के बिजनेस में से कोई इनकम कमा रहे तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नर्सरी का मतलब क्या है कि मान लो आप कोई छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह उगा के बेच रहे, तो वो आपकी नर्सरी की एक्टिविटी है, तो उसमें से जो इनकम कमाई वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। भले ही वो जो नर्सरी का ऑपरेशन या एक्टिविटी है वो आप लैंड पे नहीं कर रहे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप ग्राउंड फ्लोर में खुद रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर में जाके आप पेड़ पौधे वगैरह उगा रहे हैं, नर्सरी की एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर भी आपकी नर्सरी की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है सर।
और इसके अलावा अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपने ग्रो किया उसको सेल करने पे जो आपको इनकम होगी वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपने फार्म में गेहूं उगाया और गेहूं सेल कर दिया, या फिर चावल उगाया चावल सेल कर दिए, या फिर मान लो मैंने शुगर केन ग्रो किया और शुगर केन डायरेक्टली मैंने बेच दिया। यानी अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने डायरेक्टली उसके ओरिजिनल फॉर्म में या रो फॉर्म में सेल किया तो उसमें से जो आपको इनकम होगी वो पूरी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन मान लो आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया और उसके बाद आपने उसमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया और उसमें से आपने कुछ अलग प्रोडक्ट बनाए और वो फाइनल प्रोडक्ट आप मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं, तो क्या उसमें से जो आपको इनकम होगी क्या वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? आंसर इज नो। बिकॉज वहां पे कुछ आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रहे हैं और कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं। तो वहां पे आपकी जो इनकम है वो कंपोजिट इनकम के मेथड से निकाली जाएगी। यानी कुछ इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम रहेगी और कुछ इनकम आपकी बिजनेस की इनकम रहेगी। यानी हमें यहाँ पे आपकी कंपोजिट इनकम को अपोर्शन करना होगा बिटवीन द एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम। सर ये अपोर्शनमेंट हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3 प्रोडक्ट्स के लिए टी, कॉफी एंड रबर, उसके लिए तो यहाँ पे फिक्स परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना परसेंटेज एग्रीकल्चर इनकम और इतना परसेंट बिजनेस इनकम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के बिजनेस में, तो फिर उस केस में आपका 60% एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% बिजनेस इनकम माना जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी के बिजनेस में और उसमें अगर आप उस कॉफी को ग्रो कर रहे हैं एंड क्योर कर रहे हैं, यानी उस कॉफी को उगा रहे हैं एंड उसको क्योर कर रहे हैं, तो फिर उस केस में 75% एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर आप उस कॉफी को ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं एंड उसको रोस्टेड एंड ग्राउंडेड भी किया जा रहा है, तो फिर उस केस में 60% एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर के बिजनेस में है तो फिर उस केस में 65% एग्रीकल्चर इनकम एंड 35% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब सर ये परसेंटेज तो याद रह जाता है लेकिन ये भूल जाते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम का कौन सा था एंड बिजनेस इनकम का कौन सा था। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि हमारे देश का जो मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, तो ज्यादा वाला जो परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर इनकम का रहेगा और जो कम वाला है वो बिजनेस इनकम का रहेगा। तो यानी अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के बिजनेस में तो 60% एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% बिजनेस इनकम। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी के बिजनेस में है और अगर उस कॉफी को ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, तो फिर उस केस में 75% एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% बिजनेस इनकम। लेकिन अगर आप उस कॉफी को ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं और उसको रोस्टेड एंड ग्राउंडेड भी किया जा रहा है, तो फिर उस केस में 60% एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% बिजनेस इनकम। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर के बिजनेस में है तो 65% एग्रीकल्चर इनकम एंड 35% बिजनेस इनकम। ठीक है सर। अब सर ये तो हमने बात कर ली टी, कॉफी एंड रबर की, जिसमें आपको फिक्स परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना एग्रीकल्चर इनकम इतना बिजनेस इनकम। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स, उसमें हम कैसे इनकम को अपोर्शन करेंगे? तो बाकी के जो अदर प्रोडक्ट्स है उसमें आपको एफएमवी के बेस पे अपनी कंपोजिट इनकम को अपोर्शन करना होगा। जैसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली आपने उसके ओरिजिनल फॉर्म में रो फॉर्म में सेल कर दिया तो जो इनकम होगी आपको वो आपकी पूरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो आप क्या करिए, जो भी आपका सेल वैल्यू है वो ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आपको मिल जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपने फार्म में 100 टन ऑफ शुगर केन ग्रो किया। अब उसमें से मान लो 20 टन का जो शुगर केन था वो एज इट इज मार्केट में डायरेक्टली जाके सेल कर दिया, तो उसमें से जो मुझे इनकम मिलेगी वो तो मेरी पूरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन बाकी का जो 80 टन ऑफ शुगर केन था उस पे मैंने क्या किया, उस पे मैंने फर्दर प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करके शुगर या जेगरी बनाया और वो मार्केट में जाके सेल कर दिया। तो जो चीनी या गुड़ आपने मार्केट में जाके सेल किया उसमें से जो आपको इनकम मिलेगी क्या वो पूरी एग्रीकल्चर इनकम होगी? आंसर इज नो। सर वहां पे कुछ एग्रीकल्चर इनकम रहेगी, कुछ बिजनेस की इनकम रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट कैसे निकालेंगे? तो एक काम करिए, जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने फर्दर प्रोसेसिंग करने में यूज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। यानी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली मार्केट में अगर आप सेल करते हैं तो कितनी प्राइस पे सेल कर पाते हैं, तो वो मार्केट वैल्यू ले लीजिए। यानी हमारे एग्जांपल में जो हमने 80 टन ऑफ शुगर केन यूज किया था शुगर या जेगरी बनाने के लिए, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है सर। इसके बाद हम यहाँ पे बिजनेस की इनकम का पार्ट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे आपने फर्दर प्रोसेस करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो जितनी प्राइस पे सेल किया वो सेल वैल्यू ले लीजिए। यानी हमने जो शुगर केन में से शुगर या जेगरी बना के सेल किया वो सेल वैल्यू ले लीजिए। अब उसमें से माइनस करिए उसकी कॉस्ट। अब सर कॉस्ट क्या लेंगे? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने यूज किया, लेकिन सर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हमने खुद ग्रो किया था, तो एक काम करिए, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप मार्केट से परचेस करते हैं तो कितनी प्राइस पे परचेस कर पाते हैं? तो यानी हम उसकी एफएमवी लेंगे। तो आपने जो 80 टन ऑफ शुगर केन यूज किया था उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट निकालने के लिए जो एफएमवी यूज किया था ना, वही एफएमवी यहाँ पे आपको एज अ कॉस्ट रिड्यूस करना है। ठीक है सर। उसके बाद उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगा वो भी माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगी बिजनेस की इनकम। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस की इनकम को अपोर्शन करना है बाय यूजिंग द एफएमवी।
तो चलिए फिर से हम इस कंपोजिट इनकम वाले पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली आपने उसके ओरिजिनल फॉर्म में सेल कर दिया तो फिर उस केस में जो इनकम मिलेगी वो तो पूरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है सर। लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने ग्रो करके उस पर फर्दर प्रोसेसिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग किया और कोई अलग प्रोडक्ट बना के आप सेल कर रहे हैं तो फिर उस केस में यहाँ पे आपकी थोड़ी एग्रीकल्चर इनकम रहेगी, थोड़ी बिजनेस की इनकम रहेगी। सर कैसे आप पोर्शन करेंगे? तो जो टी कॉफी एंड रबर है उसके लिए तो फिक्स परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स? अदर प्रोडक्ट्स के लिए आपको एफएमवी के बेस पे अपोर्शन करना होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने फर्दर प्रोसेस करने में यूज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद बिजनेस की इनकम का पार्ट कैसे निकालेंगे? तो आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो फर्दर प्रोसेस करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो जितनी प्राइस पे सेल किया उसकी सेल वैल्यू ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए उसकी कॉस्ट, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने उसमें यूज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसको एज अ कॉस्ट की तरह माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगा है वो भी माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगी बिजनेस की इनकम। ठीक है सर, ठीक है। अब अगला पार्ट आपको दिया गया है पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जिसे एग्रीगेशन ऑफ इनकम भी कहा जाता है। अब सर ये प्रोविजन क्या कहता है? अब आपको ये मालूम है कि जनरली एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1), बट मैंने आपको ये बताया था कि कई बार एग्रीकल्चर इनकम पे इनडायरेक्टली टैक्स लेवी किया जाता है। अब वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोविजन क्यों डाला गया, इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेक्शन 10(1) में जो एग्रीकल्चर इनकम के सामने जो एग्जेम्पशन दिया है उसका पर्पस क्या था? सर उसका पर्पस ये है कि अगर कोई फार्मर है जो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है और कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में यहाँ पे उसको बेनिफिट देने के लिए एग्जेम्पशन डाला गया था। लेकिन यहाँ पे कई सारे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल वगैरह उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, अपनी कोई टैक्सेबल इनकम को एज एग्रीकल्चर इनकम की तरह दिखा दिया और उसके सामने एग्जेम्पशन ले लिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म चला रहा है। अब उसने क्या किया, एक एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर ली। अब उसको बहुत सारा जो पेमेंट है ना वो केस में मिल रहा है अपनी प्रोफेशनल फीस का। तो उसने क्या किया, वो जो पेमेंट है ना वो एज एग्रीकल्चर इनकम की तरह दिखा दिया और उसके सामने एग्जाम्पशन ले लिया। ये बताया कि वो मैंने एग्रीकल्चर लैंड में से इनकम कमाई है, हालांकि वो एक टैक्सेबल इनकम थी। तो यहाँ पे आप ये गलत कर रहे हो ना, आप अपनी टैक्सेबल इनकम को एग्रीकल्चर इनकम की तरह दिखा के उसके सामने एग्जाम्पशन ले रहे हो। तो यहाँ पे कई सारे असेसी ने इस एग्जाम्पशन का गलत तरीके से बेनिफिट लिया और इसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोविजन डाला है पार्शियल इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है कि अगर आपने नीचे दी गई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की तो फिर उस केस में जब आप अपनी टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो उसके लिए आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम को बाकी की नॉन एग्रीकल्चर इनकम यानी टैक्सेबल इनकम के साथ इंटीग्रेट करना होगा, उसके साथ जोड़ना होगा और उसके बाद आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालिए। सर वो कैसे निकालेंगे वो हम नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये तीन कंडीशन क्या दी गई है। पहली कंडीशन क्या दी है कि अगर जो असेसी है वो अगर इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीवाई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है एंड अगर उसकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो पूरे साल की 5000 से ज्यादा है। एंड तीसरा कंडीशन कि अगर उसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है यानी बाकी की टैक्सेबल इनकम वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या रहेगी कि अगर आपने 115 बीएससी में से ऑप्ट आउट किया है तो फिर नॉर्मल टैक्सेस में आपके लिए 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन रहेगा, और अगर आपने 115 बीएससी लिया है तो फिर आपके लिए 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होगा। तो अगर जो असेसी है वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उसकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो पूरे साल की 5000 से ज्यादा है। एंड तीसरा कंडीशन जो उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है यानी टैक्सेबल इनकम वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की तो आपके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उस केस में जब आप अपनी टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकाली जाएगी? तो सबसे पहले क्या करिए, जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है यानी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दीजिए और वो जो एग्रीगेट अमाउंट आपको मिला उस पे आप टैक्स निकालिए। उसके बाद क्या करिए, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें आप अपनी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का जो अमाउंट है वो ऐड कर दीजिए। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का अमाउंट यानी 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख इन नॉर्मल टैक्सेस, और अगर 115 बीएससी लिया है तो 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन। तो आपकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का अमाउंट ऐड कर दीजिए और वो जो एग्रीगेट अमाउंट मिला उस पर टैक्स निकालिए। उसके बाद जो आपको पहला टैक्स का अमाउंट मिला था उसमें से ये सेकंड टैक्स का अमाउंट माइनस कर दीजिए, यानी आपको डिफरेंस ऑफ टैक्स मिल जाएगा और उसमें आप ऐड कर दीजिए सरचार्ज अगर लग रहा है तो, या फिर अगर आपको कोई रिबेट मिल रहा है तो वो ले लीजिए और आप हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दीजिए 4% की रेट से, आपको मिल जाएगा नेट टैक्स पेबल। तो अगर आपने ये ऊपर दी गई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की तो आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेशन का प्रोविजन लग जाएगा और उस केस में आप अपनी टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले क्या करिए, जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है यानी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दीजिए और जो एग्रीगेट अमाउंट मिला उस पर टैक्स निकालिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का अमाउंट ऐड कर दीजिए और वो जो एग्रीगेट अमाउंट मिला उस पर टैक्स निकालिए। और उसके बाद जो आपका पहला टैक्स था उसमें से दूसरा टैक्स माइनस कर दीजिए और जो डिफरेंस ऑफ टैक्स मिलेगा उसमें आप सरचार्ज वगैरह ऐड करिए, अगर रिबेट मिल रहा है तो वो ले लीजिए और हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करिए 4% की रेट से, आपको मिल जाएगी नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर। अब आगे यहाँ पे एक और पार्ट मैंने कवर किया है, दैट इज एग्रीकल्चर लैंड।
अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम इसे रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज क्या पता एमसीक्यू में आ जाए। लेकिन हाँ, ये वाला जो पार्ट है वो आपको कैपिटल गेन चैप्टर में वापस से जरूर आएगा, तो ये आपके लिए 2 बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 2 प्रकार की होगी, एक तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, दूसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड आपकी अर्बन एरिया में सिचुएटेड है उसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, और जो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में सिचुएटेड है उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज अर्बन एरिया एंड व्हाट इज रूरल एरिया। तो लॉ मेकर्स ने यहाँ पे क्या लिखा है कि रूरल एरिया का मतलब क्या है, द एरिया विच इज नॉट द अर्बन एरिया, यानी जो एरिया अर्बन एरिया नहीं है उसे रूरल एरिया माना जाएगा। तो सर व्हाट इज अर्बन एरिया, क्या अर्बन एरिया का मतलब ये होगा द एरिया विच इज नॉट द रूरल एरिया? नहीं सर। तो यहाँ पे अर्बन एरिया को लॉ मेकर्स ने डिफाइन किया हुआ है। अर्बन एरिया का मतलब क्या है कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो उसे अर्बन एरिया माना जाएगा। लेकिन अगर उस एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख तक है, तो फिर उस केस में म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया वो तो अर्बन एरिया माना जाएगा, लेकिन उसके अराउंड बाहर का 2 किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। लेकिन अगर उस एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा बट अप टू 10 लाख तक है, तो फिर उस केस में बाहर का 6 किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। लेकिन अगर उस एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तो फिर उस केस में बाहर का 8 किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर लैंड उस अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो उसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, और अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड उस अर्बन एरिया में नहीं आ रही है, कोई रूरल एरिया में सिचुएटेड है, तो उसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। अब आपने अगर कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको ये मालूम होगा कि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है उसे कैपिटल असेट नहीं माना जाता, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल असेट माना जाता है। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के रिस्पेक्ट में टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के रिस्पेक्ट में टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगी, अलग अलग ट्रांजेक्शन को लेके वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड की। तो अगर आपने अपना कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल किया तो क्या उस पर कैपिटल गेन आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज वो कैपिटल असेट ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपने कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड में से एग्रीकल्चर इनकम कमाई तो क्या वो टैक्सेबल होगी कि एग्जाम? सर उसके सामने आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10(1). इसके अलावा अगर आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कंपलसरी अक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट द्वारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाने के लिए, जैसे कि रोड, ब्रिज, कैनाल, डैम या रेलवे ट्रैक या कोई मेट्रो वगैरह के लिए, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड को कंपलसरी अक्वायर कर लिया गया तो उस केस में आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो क्या वहां पे कोई कैपिटल गेन अराइज होगा? आंसर इज नो, बिकॉज वो कैपिटल असेट ही नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की। तो सबसे पहले अगर आपने अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड किसी को सेल किया तो क्या उस पर कैपिटल गेन आएगा? यस, बिकॉज वो कैपिटल असेट मानी जाती है तो उस पर कैपिटल गेन आएगा। इसके अलावा अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में से कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाई तो क्या वो इनकम टैक्सेबल होगी या एग्जाम? वो आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10(1). तो एग्रीकल्चर इनकम चाहे आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड में से कमाई या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में से कमाई, वो दोनों केस में आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10(1). बट एक कंडीशन है कि वो एग्रीकल्चर लैंड आपकी इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, तभी आपके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है सर। और इसके अलावा अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कंपलसरी अक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट द्वारा तो फिर उस केस में आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो क्या वहां पे कोई कैपिटल गेन आएगा? जनरली उसमें आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल किया जाता है, लेकिन एक केस में आपको उसमें एग्जम्पशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 1037। अब ये एग्जम्पशन आपको कब मिलेगा कि मान लो अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, उनकी कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर कर लिया, लेकिन उस इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स ने या फिर उस एचयूएफ ने अगर उस एग्रीकल्चर लैंड को पिछले 2 साल के लिए अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था, तो फिर उस केस में आपको जो कॉम्पनसेशन मिलेगा उसमें आपका कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, वो कैपिटल गेन आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 1037। बाकी अदरवाइज वो कैपिटल गेन आपके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और ये जो 1037 का एग्जाम्पशन है एंड ये जो पूरा एग्रीकल्चर लैंड का कॉन्सेप्ट है वो वापस से हम कैपिटल गेन चैप्टर में अलग से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का भी रिवीजन कंप्लीट हुआ। काफी छोटा टॉपिक था, आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको ये रिवीजन वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस रिवीजन सीरीज का बेनिफिट ले पाए। मैंने आपके लिए यहाँ पे इनकम टैक्स कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके सभी चैप्टर्स के सारे प्रोविजंस एंड कंसेप्ट अच्छी तरीके से डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने 2 चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो ऑलरेडी डाल दिए, एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड दूसरा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी तक अगर आपने वो रिवीजन वीडियोस नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाके आपको वो रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। आपको मैं एश्योर करता हूं कि आपके उन चैप्टर्स के सारे प्रोविजन एंड कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो अब आज का चैप्टर मिला के आपके टोटल 3 चैप्टर्स का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड तीसरा एग्रीकल्चर इनकम।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम वाला पोर्शन है उसी पे डायरेक्टली हम जंप करेंगे, बिकॉज उसमें से आपको काफी कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। लेकिन इसके पहले मैं क्या करूंगा, ये जो 3 टॉपिक्स है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चर इनकम, इन 3 टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसका क्वेश्चन बैंक वीडियो में आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम क्वेश्चन बैंक सीरीज भी यहाँ पे सेपरेटली कवर करेंगे ताकि आपके लिए क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। और उसके बाद जो आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम वाला पार्ट है उसमें हर एक हेड्स ऑफ इनकम के लिए मैं आपको सेपरेटली रिवीजन वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे ही आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली रिवीजन वीडियो में। टिल देन गुड बाय।